प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं देवन सर आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज के क्लास में आपका सबसे बेहतरीन बुक, जिसका सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इतिहास के बाद यह दूसरा जो है राजनीतिक शास्त्र कहिए या नागरिक शास्त्र कहिए, यह आपका महत्वपूर्ण भूमिका स्थान रखता है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। हमने 2 चैप्टर तक देख लिया है वन शॉट में, और वन शॉट में भी हम तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर 1 और 2 के मुकाबले कुछ बड़ा है, तो उसके लिए घबराए नहीं, हम आपको कहानी की तरह समझा देंगे, बहुत सुंदर से समझ जाएंगे। पहला चैप्टर आपने समझ चुका है। क्या समझ चुका है? लोकतंत्र में क्या था? बोलिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होता है, वह पहला चैप्टर में देखे थे। देखिए, हम पहला चैप्टर में क्या देखे थे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। तो हम यहाँ पर बहुत सुंदर से समझ चुके थे कि लोकतंत्र क्या है और सत्ता की साझेदारी क्या है। सभी वर्गों के समान अधिकार, सभी वर्गों के संसद में या विधायिका में समान अधिकार होना चाहिए, सबकी बराबर बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें 2 देश का उदाहरण लिए थे, एक लिए थे बेल्जियम का, एक श्रीलंका का उदाहरण लिए थे। क्या कहते हैं, बेल्जियम ने अपना सत्ता की साझेदारी किया, जाति समीकरण को सही किया, तो आज वह विकसित हो गया। लेकिन श्रीलंका ने आज तक विकसित नहीं हुआ, क्योंकि वहां का जातीय समीकरण, सत्ता की साझेदारी आज तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण वहां अभी भी लोग कष्ट में है। दूसरा चैप्टर हम पढ़े थे सत्ता की साझेदारी, सत्ता के साझेदारी की कार्यप्रणाली, साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसका क्या क्या काम है, प्रणाली है, क्या क्या काम है, क्या क्या प्रणाली है, कैसे ही सत्ता की साझेदारी होने के बाद यह कार्य करती है, यानी सरकार बन जाने के बाद कैसे करती है। तो हम आपको बहुत सुंदर से क्षेत्रीय बंटवारा, स्तरीय बंटवारा सब बताए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देखेंगे। हम आपको गारंटी लेते हैं कि जितना बता रहे 100% हम नहीं कहेंगे कि 100% आपका इसी से आएगा, क्योंकि 100% आपको बनाना ही नहीं, बनाना है 50%। लेकिन आपको गारंटी के साथ हम कह रहे हैं आपको 80% क्वेश्चन यहीं से नजर आएगा, जिसमें से आपको 50% बनना है। 100% आवे या ना आवे उसका कोई हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन इतना गारंटी लेंगे कि 80% सवाल जो है आपका इसी से वन शॉट से रहेगा। आप प्रीवियस ईयर जाकर देख लीजिए, चाहे आने वाला समय में भी आप जाकर देखिएगा। तो मैं पिछले कई वर्षों से आपका ऑफलाइन क्लास चल रहा है और ऑनलाइन क्लास हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। अगर आपका सहयोग रहा, आपका प्यार रहा, तो जरूर ही आपके इस बोर्ड पर मैं नजर आऊंगा। इसी के साथ मैं आज तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आप लोग बहुत सुंदर से पढ़ने वाले हैं, जैसे जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। संघर्ष तो आप लोग बहुत सुंदर से जान रहे होंगे, संघर्ष क्या होता है। बिना संघर्ष के आपका नहीं होगा। अभी हम आपको कविता भी बताएंगे, हरिदास राय बच्चन का, छोटा सा प्रेरित करने के लिए आपको लिखे हुए हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो कंपटीशन, आप भी कंपटीशन कर रहे हैं कि हम फलना बच्चा से आगे चल जाए, हम बिहार टॉप हो जाए। हर आदमी जीवन में कंपटीशन करता है, हर आदमी के जीवन में प्रतिस्पर्धा होता है। तो हम आदमी के जीवन में यहाँ फिलोसफी नहीं पढ़ने वाले हैं, ना ही सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लोकतंत्र में क्या कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, क्या जनसंघर्ष है, क्या संघर्ष होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब तरीका से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रेरित करने के लिए हरिवंश राय जी के द्वारा लिखा गया कविता पढ़ देता हूं। कहते हैं डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ कर लौट कर आता है और जाता है खाली हाथ कर लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ही नहीं आसान से वह मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास के नहीं यकीन के साथ कहता हूं, भगवान, आप सुने होंगे नसीब, एक बात आप सुने होंगे नसीब, सॉरी बच्चों नसीब लिखना चाह रहे हैं, नसीब यह नियति, नियति और भाग्य, यह शब्द सुने हैं ना, यह तीनों चारों शब्द जो है उन आदमी के लिए प्रयोग में सिर्फ आता है जो हारे हुए मनुष्य है। मान लीजिए जो हारे हुए मनुष्य के लिए अगर नियति उसको नहीं बताया जाए, उसको नसीब की हवाला नहीं दिया जाए तो वह आदमी टूट जाएगा, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। उसके लिए यह शब्द सही है। लेकिन जो आदमी संघर्ष कर रहा है, जो आदमी कंपटीशन की दौर में है, जो मेहनत कर रहा है, वह यदि सोचेगा कि भगवान करेगा तो हम क्या करेंगे कि बिहार टॉप हो जाएगा, हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो सारे जितना भी क्या कहते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं सब आईएएस हो जाता, जितना भी है मंदिर में पुजारी सब आईएएस आईपीएस, और जो चाहता वो हो जाता। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। बिना नसीब कुछ होता है या नहीं होता है यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके कंपटीशन, आपके संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा। देखिए, आप संघर्ष करते रहिए, आपका नसीब अपने अपने बदल जाएगा। कहता है लोग नसीब का निर्माण स्वयं करता है, समझ गए। आप बहुत सारा तो शॉर्ट भी देखते होंगे, कितना सुंदर से देखते हैं कि गरीब, देखिए बहुत आदमी बोलता है, देखिएगा बहुत सारा, आज तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जमाना आ गया है, बहुत सारा में उसमें बोला जाता है कि गरीब जन्म लेना कोई बात नहीं, लेकिन गरीब मर जाना बड़ी बात है, समझ गए। तो गरीब आप जन्म लिए उससे कोई बात नहीं है, लेकिन बिना संघर्ष किए हुए लोग आदमी चल जाता है, नहीं, यही दिक्कत है। यह नसीब आपके लिए नहीं है प्यारे बच्चों, आप अभी मेहनत कीजिए, अपने आप नसीब बनेगा। इसी के साथ मां सरस्वती से मैं चरणों में प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि मां सरस्वती जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वह सब मेरे ही चैनल से पढ़कर बहुत अव्वल आएंगे, यह मेरा विश्वास है। देखिए, मैं भगवान में नास्तिक नहीं हूं, ना ही एक्सट्रीम पर मैं आस्तिक हूं। मैं जानता हूं भगवान होता है या नहीं होता है, या हम नहीं जानता, हम सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूं। और भगवान को आप जान रहे हैं, भगवान होंगे, मान लीजिए मां सरस्वती होंगे तो बहुत सुंदर होंगे। क्या यह किसी के प्रति ईर्ष्या करते होंगे? जब ईर्ष्या ही करते होंगे तो गलत ही करते होंगे, तो इसको हम पूजा क्यों करेंगे? अगर यह भगवान हैं, अगर अच्छे हैं तो भी पूजा करने की जरूरी नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो स्वयं मुझे फल देंगे। इसलिए इसमें आपको डूबे नहीं रहना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भक्ति को नहीं करना है, भक्ति मानना है, लेकिन उस तरह से आपको नहीं मानना है जो कि सब काम धंधा छोड़कर उसी में विलीन हो जाना। आप अपना कर्तव्य कीजिए, आपका सारा चीज ठीक हो जाएगा। इसी के साथ में आते हैं आपके चैप्टर पर, और तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। कहिए संघर्ष, कहिए संघर्ष कर लीजिए, यह भी इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। हम आपके पिछले चैप्टर में बताए थे राजनीतिक दल, तो यहां लोकतंत्र में कंपटीशन देखेंगे और संघर्ष देखेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज में देखेंगे, यहां कोई सामाजिक कंपटीशन नहीं देखेंगे। आप जिसको बना के भेजे हैं, सत्ता में साझेदारी करके जो भेजे हैं, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग जो आप विधानसभा और लोकसभा में भेजे हैं, वहां पहुंचने के लिए क्या उसको कंपटीशन करना पड़ता है?
तो उसमें कुछ राजनीतिक दल होता है। हम बताए थे राजनीतिक दल वैसी लोगों को कहते हैं जो एक समूह विचार रखते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो एक ढंग के विचार रखते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए वो अपना कार्य करते रहते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दल के बारे में थोड़ा सा उदाहरण देते हुए हम लोग आगे चलेंगे। बहुत सुंदर से इसका एक उदाहरण भी लेंगे हम लोग। आजादी से लेकर बहुत मोरारजी देसाई तक यानी जनता पार्टी के सरकार तक उदाहरण लेंगे कि कैसे कंपटीशन किया गया हमारे देश में, कैसे कंपटीशन हुआ, उसका उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में है, आपके बुक में है, उसको पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे। तो पहले यहां देखिए, राजनीतिक दल किसे कहेंगे? राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति के समूह से जो रसमान उद्योग, जो समान, यहां देखिए रस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हो। जो जिसका क्या उद्देश्य होता है? सभी जो राजनीतिक दल में शामिल होता है, देखिए राजनीतिक दल बहुत है, उसका समान उद्देश्य क्या होता है? चुनाव लड़ना, जीत हासिल करना, समझ गए। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, अब मानो मैन्युफैक्चर हिंदी में हम बोलना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई वह घोषणा पत्र देता है, तो एक दल, जैसे आप एनडीए के ले लीजिए, जिसको आप यूपीए, जिसको आप क्या कहते हैं, और भी कोई ले लीजिए, भाजपा ले लीजिए। भाजपा यदि कह देगा कि मैं सभी विद्यार्थी को एक लैपटॉप दूंगा, तो उसके दल की जितना भी व्यक्ति है सभी कहेगा कि वही एक लैपटॉप हम देंगे। ऐसा नहीं है कि वह कहेगा नहीं हम लैपटॉप नहीं, हम एक मर्सिडीज गाड़ी दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। वह राजनीतिक दल एक समान विचार रखता है और एक उद्देश्य पर काम करता है, यानी समान उद्देश्य पर काम करता है। यह हम बता चुके हैं, जैसे चुनाव लड़ना, जीत हासिल करना। देखिए अब गठबंधन की भी सरकार भी बताए हुए हैं, लेकिन फिर से देखिए बताते हैं। गठबंधन सरकार देके यहां विवरणिका चिन्ह दे दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। गठबंधन सरकार जब दो या दो से अधिक पहियों आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए आपस में, देखिए पहियों के मतलब है यहां राजनीतिक दल, राजनीतिक दल आप लिख सकते हैं बहुत। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़कर जीत हासिल कर शासन संचालित करती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यहां पहिए के हटाकर आप राजनीतिक दल कर देंगे तो बहुत सुंदर से आपको समझ में आएगा। जैसे अभी देखिए बिहार में नीतीश जी है, नीतीश जी का अलग पार्टी है, मोदी जी है उसका अलग पार्टी है, यानी यहां बिहार में भाजपा और किसका गठबंधन है? बहुत सारा यहां गठबंधन है, लोजपा भी है और सा है, और राजद अलग है। यह जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी क्या है? जदयू है, जदयू है। यह दोनों अभी गठबंधन की सरकार में एक साथ चुनाव लड़ रही है और आने वाला समय में यह आपको वोट दीजिएगा, इसमें में से कोई जीतेगा, चाहे यह जीते चाहे आपका राजद जीते, जो तेजस्वी यादव है वह जीते, और कांग्रेस भी है, यहाँ पर कांग्रेस भी है। तो यही सब पार्टी है और इसमें देखो दो तीन मिलकर अगर आई चाहे तो कांग्रेस इसमें सट जाती, अकेले क्या कर पाएगा? तो कांग्रेस इसमें आएगा, राजद में थी, यह दो हो गया, यह दो हो गया। तो और भी एक नया पार्टी आया है बिहार में, आप जानते हैं, जनसुराग। तो उसी प्रकार से यह जब एक या दो से अधिक पार्टी अपने आर्थिक हित के लिए या चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक साथ होकर मिलजुल कर अगर शासन का संचालन करती है तो उसे गठबंधन का सरकार कहते हैं। यहां जीतना भी अलग बात है, जब जीत जाएगा तो शासन करवे करेगा तो गठबंधन की सरकार ही होगा। अभी भी वर्तमान में यही दोनों का सरकार है, गठबंधन का सरकार है। जैसे देखिए एनडीए, यूपीए, इंडिया, समझ गए। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अलायंस। यह सब अगर फुल फॉर्म याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ देना है।
इसको आपको छोड़ देना है। आप सिर्फ इतना समझिए, यह दोनों चीज हम पहले भी बताए हुए हैं पुराना चैप्टर में, अभी भी बताए हैं। आगे आप समझेंगे प्रतिस्पर्धा क्या है, जनसंघर्ष, क्योंकि आपके क्या कहते हैं कि चैप्टर का नाम ही लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनता, यानी कंपटीशन क्या होता है और जनसंघर्ष क्या होता है, यह आप समझ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले के बीच संघर्ष होती है उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कर। देखिए, जो सत्ताधारी है, अभी देखिए नीतीश कुमार यानी जदयू और भाजपा दोनों तो गठबंधन की सरकार चल रहा है, लेकिन अभी सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों एक साथ होकर चुनाव की मैदान में लड़ रहा है, तो जनसंघर्ष हो रहा है ना, संघर्ष कर रहा है। इसी संघर्ष को उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कहेंगे, जब सत्ताधारी और सत्ता के हिस्सेदारी चाहने वाले के बीच। अभी देखिए, आपको हम बता दें, भाजपा प्लस जदयू दोनों एक है, और इस दूसरी तरफ है राजद और कांग्रेस, समझ लीजिए, समझ गए, जनसुराग भी तीसरी तरफ है। तो यह जो है सत्ताधारी अभी कौन है, यह आदमी है सत्ताधारी, और सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले कौन है, राजद है। ये भी चाह रहा है कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। अब यह दोनों में अभी कंपटीशन होगा। अभी आपको यही 15 नंबर के बाद सरकार की गठन होगा, यानी 23 नंबर 25 नंबर से पहले, तो यह दोनों में कंपटीशन होगा कि कैसे संघर्ष करके। अभी देखते हैं नीतीश कुमार पूरे रुपया बांट रहा है, भाजपा की सरकार है, पूरे महिला के 10-10 हजार रुपया दे रहा है रोजगार करने के लिए, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को एकदम पूरा रुपया का बौछार कर रहा है, जैसा लग रहा है कि वोटों की खरीदी किया जा रहा है, वोट की खरीद किया जा रहा है। पहले लोग घोषणा करता था चुनाव के पहले, अभी डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजा जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, आप बिहार से हैं तो जरूर देख रहे होंगे और यह बात समझ में आ रहा होगा। तो जनसंघर्ष यानी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, जब सत्ताधारी जो सरकार में है और सत्ता के हिस्सेदारी चाहने वाले जैसे नीतीश कुमार और यहां तेजस्वी यादव के बीच संघर्ष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसे भी कह सकते हैं दो राजनीतिक दल, एक सत्ताधार में है, सत्ता में है, और एक सत्ता में नहीं है, दोनों के बीच जो संघर्ष होता है उसी को हम प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कहते हैं। लोकतंत्र में कंपटीशन कहते हैं। यह प्रतिस्पर्धा कई नेताओं एवं कई पार्टियों के बीच होती है, हो रहा है, अभी आप जान रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण होता है चुनाव में जीत करना। यह संघर्ष क्या होता है, यह कंपटीशन क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, चुनाव को जीत हासिल करना होता है। चुनाव में क्या करना होता है, जीत हासिल करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जनसंघर्ष क्या होता है यह भी समझिए। आप समझ रहे हैं, यहां पर कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे जन संघर्ष आप जान रहे हैं, संघर्ष समझ रहे हैं, संघर्ष मतलब प्रयत्न करना, और वही जन संघर्ष मतलब जनता का संघर्ष। लोकतंत्र में जनता अपनी मांगों को अप्रत्यक्ष तरीके से या गठबंधन बनाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एकजुट होता है। ऐसे समूहों को जनसंघर्ष या आंदोलन कहा जाता है। देखिए, लोग देखे होंगे आप, बहुत तरह का आंदोलन होता है। शिक्षक लोग भी कुछ दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पर था, तो वह लोग जनसंघर्ष किया। जनसंघर्ष मतलब जनता का संघर्ष। या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो होता है लोकतंत्र में, यह नेता लोग का कंपटीशन है। वह जीतने के लिए, जब वो जीत जाता है तो जनता लोग संघर्ष करता है। तो दोनों चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जनता लोग कैसे संघर्ष करता है और सरकार कैसे संघर्ष करके यहां बनता है। तो संघर्ष सरकार के और प्रतिनिधि यानी दो नेताओं के बीच, पार्टियों के बीच कैसे जनसंघर्ष होता है उसका उदाहरण देखेंगे, और जनता लोग कैसे संघर्ष करके अपनी मांगों को पूरा कराता है वह भी यहां देखेंगे। अगर जनता लोग संघर्ष करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संगठन बनाकर, सब अपना संगठन बनाकर रखता है। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, राजनीतिक दल है, चाहे कोई भी जो सरकार में नहीं है,
मान लीजिए कोई जब भी कॉन्टैक्ट कर्मी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग हैं, जो अनुबंध पर और सब कर्मी हैं, सब चाहते हैं कि हमको स्थायी कर दे, और स्थायी करने के लिए लगातार कभी ना कभी भूख हड़ताल, कभी कभी कुछ कुछ से कुछ किया हुआ रहते हैं वो लोग। तो यही उसी को जनता के द्वारा जो संघर्ष होती है, सरकार से जो मांगे पूरा करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए एकजुट होकर धरना दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसी को हम लोग जनसंघर्ष कहते हैं। और बाध्य होकर सरकार को मानना भी पड़ता है। आगे हम सब उदाहरण के साथ समझेंगे। अब यह बात दोनों आप समझ गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना कमेंट बॉक्स में एस लिखकर कमेंट करें कि ताकि मुझे यह अनुभव हो कि आप लोग समझ रहे हैं। जरूर एस लिखेंगे, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, हम उससे प्रेरित होंगे। जिस प्रकार से मैं आपको प्रेरित करता हूं, उसी प्रकार से मुझे भी आप प्रेरित करें, ताकि मैं भी वह प्रेरणा से आपके लिए दिनों रात एक कर दूं। आगे आइए, अब हम आपको बहुत सुंदर से कहानी समझाएंगे, और इतना सुंदर से समझाएंगे कि कहिए नहीं, आजादी से लेकर अभी तक आपने यह समझ गया कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है। प्रतिस्पर्धा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा वह सत्ता हासिल करने की होता है। सत्ताधारी और विपक्ष दोनों जब बीच संघर्ष होता है अपना क्या कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए, उसे हम जनसंघर्ष, उसे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जब सरकार से कोई मांग करता है जनता, और कोई मांग पूरा करने के लिए एकजुट होता है, या प्रत्यक्ष रूप से या गठबंधन रूप से, तो उसे हम जनसंघर्ष या आंदोलन कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जनसंघर्ष की क्या भूमिका रहा हमारे देश में, लोकतंत्र में जनसंघर्ष कैसे कैसे हुआ है हमारे देश में, तो वह समझिए। आप जानते हैं आजाद हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 की, यह बात आप जान रहे हैं। हमारा देश अंग्रेजों से आजादी हुआ, यह बात तो आप बहुत सुंदर से जान रहे हैं, बहुत लाजवाब तरीका से जान रहे हैं। और यह भी जान रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश एक गणतंत्रात्मक संविधान लागू हुआ। यानी संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आपको जानकारी के लिए हम यह बात बता दें, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के 2 महीना लेट क्यों? इसका मुख्य कारण था कि 1930 में नेहरू जी ने 26 जनवरी के ही अपना स्वराज घोषित कर दिया था। उसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए ऐसा 2 महीना विलंब किया गया था। समझ गए? तो यह भी आप याद रख सकते हैं, संविधान बनाने में हमारा जो समय लगा था 2 वर्ष और कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यानी 18 दिन। इतना दिन आपको संविधान बनाने में लगा था। आप हो सकता है तो याद कर सकते हैं, कंपटीशन में आपको जरूरी पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में जरूरी पड़ सकता है, लेकिन उतना डीपली आपको पूछा नहीं जाएगा। आप 10th के बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सब 12 से 14 वर्ष के बीच में बच्चे हैं। आगे चलकर इसको बहुत ही विस्तार में आपको यह पॉलिटी को समझाया जाएगा। अभी तो हम आपको कुछ नहीं समझा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, छोटा छोटा टर्म समझा रहे हैं। अभी हम जनसंघर्ष कैसे होगा उसके लिए आप जान रहे हैं। आजादी मिला 47 में, संविधान का गठन यानी गणतंत्र हुआ, हमारा देश जो गणतंत्र हो गया कब हुआ? 1950 में हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन गया, और पहली बार आम चुनाव हुआ। और आम चुनाव पहली बार 1951-52 में पहली बार हुआ। पहली बार चुनाव कब हुआ? 1951-52 में हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। भारत के पहला प्रधानमंत्री की बात करें तो आप पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चाचा नेहरू है। याद रखेंगे, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? चाचा नेहरू है। अब देखिए, चुनाव हुआ 51-52 में, और चुनाव हुआ पूरे देश में, तो कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की ही है, इसका हम पूरा थी बताएंगे, खानदान भी बताएंगे, यह पूरा ये नेहरू जी का जो है पूरा बताएंगे, उसके परिवार का स्ट्रक्चर क्या है वह भी बहुत सुंदर से हम आपको बताएंगे। तो यह प्रधानमंत्री बन गए 1951 में, इन्होंने प्रधानमंत्री बन गया, और 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पर जमे रहे। 1964 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहे। 1964 में इस बीच में भी एक आए थे, उसका बहुत कम कार्यकाल था, उसको हम हटा दिए हैं, लेकिन उसको
आपको नहीं जानना है तो 1964 में क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। यह भी बहुत सुंदर प्रधानमंत्री थे, समझ गए। यह भी या कांग्रेस की सरकार के ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन हुआ 2 वर्ष के कार्यकाल तक ही रह पाए, समझ गए। 1966 तक रूस में हृदय गति रुक जाने के कारण इसकी मृत्यु होगी। रूस के एक जगह है ताशकंद, अब तो यह ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में आ गया है, क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है एक देश किससे टूटा है, रूस से ही टूटा है। लेकिन उस समय जिस समय ये थे 1964 में, उस समय उज्बेकिस्तान अलग नहीं हुआ था, इसलिए रूस लिखा गया है, समझ गए। रूस में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था। अब किस तरह से मृत्यु हुआ था, एक होटल में उनका सुबह में जागे तो उसको मृत देखा गया। इसका क्या बात है कुछ समझ में लोगों को नहीं आता है। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बना, यानी 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार बनाया गया। अब हुआ क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार बना, और इसी का सरकार के बाद यह जवाहरलाल नेहरू थी, लाल बहादुर शास्त्री बना। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही वर्ष में मर गया, तो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए तो कोई नहीं था, तो इंदिरा गांधी को सरकार बनाया गया। और लोग इसलिए इसको बनाया गया कि यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, इसलिए यह बहुत सुंदर काम करेगी। तो इसका थोड़ा सा खंडान समझ लेते हैं तो आपको बहुत सुंदर से देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। इनका जो है पत्नी का नाम है कमला देवी। इसका पत्नी का नाम क्या है, कमला देवी, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है। इसके पिता, किसके पिता का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है। इनके माता का नाम रूप रानी देवी है, पत्नी का नाम कमला देवी है। आज इसका एक बेटी हुआ जिसका नाम है इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू का मात्र एक बेटी था जिसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में यह प्रधानमंत्री बना। किसके बाद, आप समझिए, अभी जनसंघर्ष अभी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आएगा, अभी तो एक ही आदमी है तो जनसंघर्ष कैसे होगा, जनता का कोई तकलीफ होगा तब न, यहां से आपको तकलीफ होने लगेगा। तो यह तो बेचारा 1951 से 1964 तक रहा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एक अलग आदमी आए थे, 1964 से 1966 तक रहा। उसके बाद 66 में यह बन गए, 2 साल के बाद यह इंदिरा गांधी सरकार बन गई। और इंदिरा गांधी ने, यह सब हिंदू थे, आए मुस्लिम से शादी कर लिए, फिरोज खान से, ठीक है, शादी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए, इस इंदिरा गांधी का भी 2 बेटा हुआ, एक संजय गांधी, एक राजीव गांधी, एक संजय गांधी, एक राजीव गांधी। तो यह इंदिरा गांधी के 2 बेटा हुआ, एक संजय गांधी, एक राजीव गांधी। और राजीव गांधी के पत्नी का नाम है सोनिया गांधी, जो कि अभी जीवित है, और सोनिया गांधी के बेटा है राहुल गांधी, जो अभी भी जीवित है। इसका बेटी भी है एगो प्रियंका, समझ गए। तो हम यहां पर शॉर्ट में लिखे हैं, इतना बात आप समझ गए हैं। तो यानी राहुल गांधी के दादा, यानी इसकी माता ये है सोनिया गांधी, माता के ये क्या है, ये माता के माँ है, माता के क्या है, ये सॉरी माता के ये सास है। माता का कौन है, ये सास है, उनकी बेटा का पत्नी है, तो उसकी सास ही हो गया। तो यानी ये राहुल गांधी के दादी ये हो गया, यानी परदादा, समझिए, ये परदादी हुआ, समझ गए राहुल गांधी जी के। इतना बात तो आप समझ गए, नहीं समझे तो भी इतना कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना है, आपको इतना जोर जरूर डालना है कि यहां जो सरकार बना, इंदिरा गांधी की सरकार जैसे ही 1966 में बना, तो 1966-67 में आम चुनाव हुआ। और 1966-67 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी के लोगों ने भारी मतों से जिताया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि वह चाचा नेहरू की बेटी है तो वह खूब विकास करेगी। लोगों को ऐसा लगा कि चाचा नेहरू की बेटी है, जो कि यह उतने बड़े आदमी से है, तो यह लोग जो है ऐसा मान के चला कि यह उनकी लड़की है तो बहुत सुंदर से इसका विकास करेगा देश की। तो इसलिए उसको भारी मतों से विजय कराया 1966-67 में, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ, इसके कुछ ही दिन के बाद क्या परिणाम लोगों को देखने के लिए मिला, गरीबी और ज्यादा बढ़ गया। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार बनी ने, तो गरीबी एकदम पूरा बढ़ गया, समझ गए। 1966-67 के बाद महंगाई आसमान छूने लगा, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, भूखमरी काफी बढ़ गया, खाद्यान्न की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई। माने जान रहे, जैसे ही इंदिरा गांधी अपना सरकार
कमान संभाली, लोगों ने इसको चाचा नेहरू के नाम पर, उसकी बेटी है इस नाम पर वोटों मत दिया, और देने के बाद लोग का विश्वास टूट गया। अब जब ये देश में इतना महंगाई हो जाए, इतना महंगाई हो जाए, बेरोजगार इतना आदमी हो जाए, तो भूखमरी काफी बढ़ जाए, खाद्यान्न की कीमत में ज्यादा वृद्धि हो जाए, तो वहां का जीवन स्तर कैसा होगा आप समझिए, बहुत ही दयनीय हो जाएगा। जिससे लोग क्या करेगा, जनसंघर्ष करेगा, जनसंघर्ष करेगा। हुआ क्या था, अब देखिए फिर से चुनाव होना है 1971-72 में, 5 साल के बाद होता है, 66 में 5-11, यानी 71-72 में 5 साल के बाद फिर से आम चुनाव होना है। तो इस चुनाव में लोगों ने इंदिरा गांधी को अपना जिताना नहीं चाहता था, लेकिन क्या हुआ था, इन्होंने जनता से गलत वादा किया था। क्या वादा किया था, इंदिरा गांधी ने पिछले 5 सालों को कामों को देखते हुए यह अनुमान लगा ली कि इस बात जनता हमें वोट नहीं देगी, वह काम ही कुछ नहीं की और महंगाई बढ़ा दी। तो इंदिरा गांधी सोची अब हमको जनता वोट नहीं देगा, क्योंकि हम पिछले 5 साल में कुछ भी काम नहीं किए और उल्टे महंगाई चरम सीमा पर आ गया। इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी क्या बोला 1971-72 में, गरीबी हटाओ, अगर इस बार हम जीत जाएंगे तो जितना गरीबी है सबको हटा दे। 1971 में क्या बोली इन्होंने, देखिए यही ना है, कंपटीशन तो यही है, तो जन संघर्ष हो रहा है, आप समझिए बहुत सुंदर से। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लोगों ने पुनः इंदिरा गांधी को चुनाव में जिताया। लोग ने भ्रमित हो गया, भारत की लोग तो जानते हैं दयालु होता है, उसको बताया और सोचा ठीक है जब बोल रही है गरीबी हटाओ तो एक बार और इसको मौका दे देते हैं। लेकिन पुनः चुनाव जीतने के बाद गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई, जिसका असर बिहार में और ज्यादा देखने को मिला, बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिला, जिसके विरोध में यहाँ के छात्रों ने एक भारी आंदोलन किया। अब क्या हुआ कि देखिए बहुत सारा राज्य में, पूरे देश में बहुत सारा राज्य है, बहुत जगह पर फैक्ट्री है, यहाँ तो वहां भी साधन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे ज्यादा भूखमरी तो बिहार में तो होना ही है, ना ही कोई कारखाना है, ना ही कोई फैक्ट्री है, तो यहाँ तो लोगों का दिक्कत तो होगा ही। हुआ क्या था, लोगों की दयनीय स्थिति जब हो गया था, तो यहाँ की छात्र लोगों ने भारी आंदोलन किया, जनसंघर्ष किया। अब देखिए दोनों चीज एक साथ हो रहा है, आपका प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष दोनों एक चीज हो रहा है। देखिए अभी यहाँ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हुआ इसको जीतने के लिए, लोगों से गलत वादा किया, लेकिन यहाँ जितना ही चरम सीमा पर हो गया, तो यहाँ छात्र आंदोलन हुआ। अब वही अब पढ़ेंगे, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या था, तो वही महंगाई था। यह जो सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की सरकार, झूठ बोलकर कि हम गरीबी को हटाएंगे, लेकिन उल्टा इसका क्या हुआ, गरीबी और बढ़ गया, बेरोजगारी और बढ़ गया, और बिहार में सबसे ज्यादा इसको देखने को मिला। इसलिए बिहार की जनता ने इसके पर भारी आंदोलन किया, जन आंदोलन किया। तो देखिए यह कह रहा है मुख्य कारण क्या था, तो यह छात्र आंदोलन क्यों किया गया, तो इसमें लिखिएगा बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। इसको नेतृत्व कौन कर रहे थे, यह जानते हैं क्या घटना हुआ 1971-72 के बाद। यह 73 में भयंकर आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन। इसके नेतृत्व में गांधी मैदान में छात्र नेता, इसको समझ लीजिए, यह जो जयप्रकाश नारायण जी गांधी मैदान में बुलाए और लाखों की संख्या में यहां भीड़ जुटा हुआ, और कुछ ही समय के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को गिरना पड़ा। लेकिन गिरा कैसे, यह हाई कोर्ट गए, यह जयप्रकाश नारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां से जज साहब ने स्थिति को देखा, लोगों को समझा और इन पर आदेश दिया जब तक इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देगी तब तक संसद में नहीं जाएगी। उसके बाद यह इस्तीफा दी और पहली बार 1976 में गैर कांग्रेसी सरकार बना मोरारजी देसाई जनता पार्टी। यह नहीं, भाजपा नहीं, समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह जनता पार्टी मोरारजी देसाई
प्रधानमंत्री पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेस से हटकर 1966-76 में यह सरकार बना। थोड़ा सा हमको आपको तो बता दिए, लेकिन यह कहानी आपको देखिए जनसंघर्ष नहीं लग रहा है? कितना संघर्ष हुआ, यह जनसंघर्ष भी हुआ और क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा भी हुआ। आगे हम पढ़ेंगे 1971 की बिहार का छात्र आंदोलन, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, लेकिन हम इसको बहुत सुंदर से अभी पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता, उद्देश्य क्या था, राज्य की स्थिति को मजबूत करना यानी गरीब को हटाना, बेरोजगारी को दूर करना यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इसलिए इसका छात्र आंदोलन हुआ था 1971 में। इसका नेता जयप्रकाश नारायण था। या तो याद रखेंगे बिहार में हुए छात्र आंदोलन जो है इसका नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। कई बार पूछा गया है कब वो से स्टार्ट हुआ, 1971 से 1973 तक यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन इसका असर कुछ नहीं हुआ। जब 73 तक इसका आंदोलन कुछ नहीं हुआ, तब क्या किए, देखिए यहाँ 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक रैली का आह्वान किया गया। सभी जनता का बोला आप लोग आइए, हम लोग रैली करेंगे। तो वहां जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण ने नाम दिया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और एक नारा दिया जयप्रकाश ने, इंदिरा गांधी हटाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। अब कहेगा इंदिरा हटाओ देश बचाओ की नारा किसने दिया, तो कहेंगे 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन में दिया गया था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और यह एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। 1975 में दिल्ली में एक भयानक कांग्रेस विरोधी रैली को निकाला गया। समझ लीजिए यह आंदोलन देख के जो भी होता है तो बिहार से ही स्टार्ट होता है। यहाँ समझ लीजिए जो भी कुछ आंदोलन होगा तो बिहार से ही लगभग होता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया। अब यह मुकदमा में क्या होता है, देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में आपको हम बताते हैं। यहाँ जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। कहेगा इलाहाबाद जब जयप्रकाश नारायण जो मुकदमा दायर किए, केस दायर किए सरकार के खिलाफ में, इंदिरा गांधी के खिलाफ में, तो उस समय वहां जज कौन थे, तो याद रखेंगे जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने यह फैसला दिया, यह जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी जब तक इस्तीफा नहीं देती है तब तक वह संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सकती है, तब तक वह संसद भवन में प्रवेश नहीं करेगी। जब कोर्ट का, जब ऐसे नहीं मान रहा था, कोर्ट का तो यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, कोर्ट का आदेश तो यहाँ पूरे किसी को भी मानना पड़ेगा। समझ गए। तो 25 जून 1975 ईस्वी उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से देश में आपातकाल लागू करवा दिया गया और 25 जून 1975 को देश में क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और आपातकाल लागू हो गया, क्योंकि सरकार नहीं बचा तो आपातकाल लागू ही होगा। अब देखिए जिसका सीधा असर संपूर्ण क्रांति आंदोलन पर पड़ा और जयप्रकाश नारायण सहित कई बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। जिसका क्या संपूर्ण क्रांति, जिसका असर सीधा असर क्या पड़ा, संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन पर पड़ा और जयप्रकाश नारायण सहित कई बड़े बड़े नेता को जेल में बंद कर दिया गया 1975 में 25 जून के बाद। समझ गए। इतना बाद यह आपातकाल 18 महीना तक चला और दिसंबर 1976 ईस्वी में समाप्त हुआ। यह आपातकाल कब हुआ था, आप कहेगा भारत में आपातकाल कब लगा हुआ था, तो 1975 में लगा। कब लगा, 25 जून 1975 को। और कब समाप्त हुआ, दिसंबर 1976 को। 18 महीना तक यह आपातकाल चला। अब 1977 में आम चुनाव हुआ और दो पार्टियों आमने सामने में आई। पहली बार दो पार्टी आमने सामने में आई, एक जनता पार्टी, यह दूसरा जनता पार्टी है, भाजपा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के तरफ से इंदिरा गांधी पीएम उम्मीदवार थे और यहां जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी लड़ रहे थे। यह दोनों के
के बीच कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन हुआ नित्य जनता 542 में से 330 सीट जनता पार्टी को बहुमत मिल गया। इससे तो लोग नाराज थे, इंदिरा गांधी तो नाराज थे कांग्रेस पार्टी से, तो यह इसको भारी बहुमत से विजयी हुआ। और यहां तक कि रायबरेली से इंदिरा गांधी भी हार गई, अमेठी से संजय गांधी दोनों हार गई। आप समझिए रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और दोनों जगह से चुनाव को हार होना पड़ा। आप समझिए पीएम के उम्मीदवार भी हार जाए तो वह तो समझिए जनता का तो बहुत गुस्सा फूट पड़ा, तब न हार गया है। अब देखिए, अब यह से आपको बहुत सुंदर से समझ में आया होगा कि यह सब हुआ क्या, संघर्ष कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आया होगा, बहुत आया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे 77 तक, जब जैसे ही इसका सरकार बन गया, जनता पार्टी की सरकार, मुरारजी यह कोई काम करने में उतना अव्वल नहीं था। 1980 के मध्य समय में चुनाव, देखिए मध्य समय से चुनाव जो हुआ था, ज्यादा अनुभव नहीं रहने के कारण मोरारजी देसाई को सरकार गिर गई। इसको तो ज्यादा अनुभव था नहीं, नया नया सरकार बना था, पहली बार सरकार बनाया था, तो इसका सरकार गिर गई। पुनः कांग्रेस पार्टी यानी इंदिरा गांधी को सरकार बनाया गया, फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई 1980 में। मात्र इन्होंने ये 2-3 साल रहा, जो कि इसका अनुभव ज्यादा नहीं रहा, जिसके कारण इसका सरकार गिर गया। तो फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आया और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या का मूल कारण था स्वर्ण मंदिर में सैनिक का प्रवेश। इन्होंने स्वर्ण मंदिर में सैनिक को प्रवेश करा दिया कि वहां जो है कुछ आतंकवादी घुसा हुआ है, और वह स्वर्ण मंदिर जो है जैन धर्म का था, तो उसमें उसका ही बॉडीगार्ड, उसको आरोपी था जानते हैं, उसका 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, यह दोनों ने इसको गोली मारकर इंदिरा गांधी को हत्या कर दी। बस इतना ही कारण था कि स्वर्ण मंदिर में सैनिक का प्रवेश करा देना, समझ गए। तो इसी घटना के बाद कोई भी प्रधानमंत्री है, तभी मोदी जी को भी है, इसी घटना के बाद प्रधानमंत्री को Z से Z+ कर दिया गया है। सुरक्षा क्या कर दिया गया है? Z+ सुरक्षा दे दिया गया है, जिसका सुरक्षा NSG कमांडो करता है, जिसका सुरक्षा अब प्रधानमंत्री को NSG कमांडो यानी Z+ सुरक्षा दिया गया है। अतः कई ऐसे उदाहरण है जिससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष का अहम योगदान रहा है। जैसे तमिलनाडु की राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन, पंजाबी भाषा लोगों को लिए अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन, यह सब संघर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे। और आप समझ चुके हैं कि जनता अपना राज्य में राजभाषा को लागू कराने के लिए, पंजाबी लोग अपना राज्य को अलग करने के लिए पंजाबी के आधार पर भी बहुत सारा जनसंघर्ष हुआ। लेकिन यह तो प्रतिस्पर्धा आपने बहुत सुंदर से समझ लिया, किस प्रकार ने कांग्रेस की सरकार में गरीबी हटाओ की नारा देकर और गरीबी बढ़ाओ कर दिया, तो छात्र आंदोलन हुआ। छात्र आंदोलन हुआ तो वह सरकार को हारना पड़ा, और बहुत बहुमत से मोरारजी देसाई की पहली बार मोरारजी देसाई सरकार में आई। और जैसे सरकार में आई तो उसका अनुभव कमी रहने के कारण उसका सरकार गिर गया। फिर इंदिरा गांधी की सरकार बना, लेकिन उसका सरकार बनते ही उसको अपने ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उसे गोली से मार दिया गया। इस देखिए कितना इसमें जनसंघर्ष हो रहा है, बहुत सुंदर से आप लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप में हम लोग देख लेते हैं। कहानी आपका समाप्त हुआ। बहुत सुंदर से आपको यह कहानी समझना है, 1-2 बार आप भी पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर से कहानी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। वही बिहार में छात्र आंदोलन का वर्णन करें, तो यह सब हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ के बता देते हैं। बिहार में छात्र आंदोलन का शुरुआत 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1971 यहाँ हो सकता है, 1974 में ते बहुत ही उग्र धारण कर लिया था, समझ गए। इसका मुख्य उद्देश्य 74 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी में तो पटना में बुलाया था 1974 में ही, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों हो, और बोर्ड के एग्जाम में भी जितना भी एग्जाम देंगे वह सारे बच्चे होंगे। आप लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन का गलत नहीं समझा जाएगा,
समझ गए। गांधी सरकार के गिराकर तमाम जनता को समस्या का समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस को, इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्या को समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और यह जनता से अनेक प्रकार की झूठे वादे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वस्तुओं में दाम में अमरतोड़ महंगाई हो गई थी, लोगों को जीना दुर्लभ हो गया था। इस बात को लेकर जेपी बाबू ने, यानी जयप्रकाश नारायण बाबू ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन की रखा, जिसे लाखों लाख की संख्या में जनता का समर्थन किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाया गया। लेकिन अनुभव नहीं रहने के कारण वह सरकार गिर गई, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। इतना बात आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझ रहे हैं और समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आगे आइए, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? हम आपको पहले भी बताए थे, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ है तो बिहार से ही हुआ और यह पूरा आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप ले लिया, क्योंकि दिल्ली में भी आंदोलन होने लगा, तमिलनाडु में भी आंदोलन होने लगा, पूरे देश में आंदोलन होने लगा। बिहार का आंदोलन पूरे देश में छा गया, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1971 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिला और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में गरीबी यहां रहेगा, गुआ रहेगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु चुनाव बाद उस दिशा में विशेष सुधार दिखाई नहीं दिया और विभिन्न कारणों से देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई बढ़ने लगी। बिहार में छात्र ने मार्च 1974 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1974 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान किया और नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने और संपूर्ण क्रांति का नारा देने के बाद बिहार में से शुरू होने वाले इस छात्र आंदोलन ने एक राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया, पूरे देश में फैल गया। 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। इस आंदोलन को सोचा यह कुचल देंगे, इसलिए आपातकाल की घोषणा कर दी, परंतु आंदोलन को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1977 में लोकसभा का चुनाव करना पड़ा और चुनाव में कांग्रेस की जगह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। इधर इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार से शुरू हुई आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया और देश के लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि बिहार से यह आंदोलन नहीं शुरू होता है तो क्या यह सब होता? आंदोलन भी बहुत जरूरी है, जनसंघर्ष भी बहुत जरूरी है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सुंदर से समझ गए होंगे कि यह जो इंदिरा गांधी की सरकार जो है, जब 1975 में इसके काबू से बेकाबू हो गया तो इन्होंने क्या आपातकाल लागू कर दिया। समझ गए, पूरे देश में आपातकाल 18 महीना तक रहा, 25 जून से दिसंबर 1976 तक। लेकिन तब पर भी यह दावा नहीं गया और 1977 में चुनाव कराना पड़ा। मान लीजिए 1971 में चुनाव हुआ था तो 1976 में ही चुनाव होना था, लेकिन अंततः यह चुनाव कब हो गया? 1977 में इसको चुनाव कराना पड़ा अंततः, लेकिन इसको हार हो गई और बुरी तरह से हार हुई, यहां तक कि प्रधानमंत्री का सीट भी रायबरेली से नहीं जीत पाया। समझ गए? तो आप आते हैं अलग अलग जनसंघर्ष हम पढ़ेंगे। अब प्रतिस्पर्धा हम लोग पढ़ चुके हैं, देश में बहुत बड़ा जनसंघर्ष, जैसे चिपको आंदोलन क्या था, दलित पैंथर्स क्या था, यह सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सुंदर से। देखिए, चिपको आंदोलन को हम कई विषय में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़िए। नागरिक शास्त्र में हमें 1943 के चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ना है।
नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है, चिपको आंदोलन 1943 के चिपको आंदोलन को पढ़ना है। इस आंदोलन के संबंध उत्तराखंड से संबंधित है। इस आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से ग्रामीण के अंगू के पेड़ काटने की अनुमति नहीं देने के कारण एक खिलौना व्यापारी को इसका ठेका देने के कारण हुई थी। खिलौना व्यापारी को ठेका दे दिया गया था कि पेड़ काटने के लिए, अंगू के पेड़, लेकिन महिला ने क्या किया, चारों बगैर चिपक गया कि मुझे पहले काटो, उसके बाद पेड़ काटेगा। लोगों ने सरकार के यह मांग किया कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। यह लोगों का मांग था। इस आंदोलन के नेता कौन था? चंडी प्रसाद भट्ट था। कहेगा 1943 को जो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, उसका नेता कौन था? चंडी प्रसाद भट्ट था, याद रखेंगे। महिला ने भी इस आंदोलन के जमकर भाग लिया था। जमकर यहाँ भाग लिया था होगा, यहाँ क्या होगा? भाग लिया। क्योंकि देखिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, आप लोग सुधार कर लेंगे। क्योंकि जंगल कटाई के ठेकेदार स्थानीय पुरुष को शराब आपूर्ति का भी व्यवसाय कराते थे, अतः महिलाओं ने शराबखोरी के विरुद्ध आवाज उठाकर चिपको आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने क्या करता था, जो ठेकेदार था जंगल कटाई का, वह पुरुषों को शराब आपूर्ति करके उससे काम करवाता था, इसलिए महिला तो नाराज होगा ही, इसीलिए महिला बहुत नाराज थी इससे। देखिए परिणाम क्या हुआ, सरकार ने 15 वर्ष के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। देखिए जनसंघर्ष काम किया कि नहीं, कोई भी आंदोलन होगा तो सरकार हारती है, जनता जीतती है, जनता सरकार को मानना पड़ा और 15 वर्षों तक हिमालयी क्षेत्र में वह पेड़ कटाई पर रोक लगा दिया। फिर से आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा, चिपको आंदोलन क्या है? बस आराम से उत्तर दे रहा। चिपको आंदोलन का शुरुआत 2-3 गांवों से हुई थी 1973 ईस्वी में उत्तराखंड। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के निर्णय के विरोध कर वृक्षों की कटाई को रोकना था। इसके नेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। इससे स्थानीय लोगों को जंगल और जमीन को कब्जा हो गया था। यहां देखिए, यहां 43 नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहां आपको 1973 होगा। यहां पर सही है, वहां पर गलत है, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे हम। देखिए जब भी देखते हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, कोई भगवान नहीं है प्यारे बच्चों, आप ही की तरह मैं भी हूं, तो मैं भी भूल जाता हूं। और जब मुझे अनुसरण होता है, कई बार पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़ाए हुए हैं, तो मुझे रियलाइज होता है कि यह इतना होना चाहिए, तो यह बात हम आपको बताते हैं। और गलत चीज नहीं पढ़ना है, हम आपको, मुझे सत्य मानकर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। यह आप हर समय दुविधा में रहेंगे कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, तब आप जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी टीचर से नहीं पढ़ पाएंगे। आप जिन कोई टीचर से पढ़ रहे हैं उसको 100% सत्य मान के पढ़िए, और जब भी एक आध शब्द कभी गलती हो जाए तो उसको रिप्लेस कर लीजिए। रिप्लेस का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, तो कंप्यूटर के दुनिया में यह रिप्लेस होता है, कट होता है, पेस्ट होता है। जो बच्चा कंप्यूटर जानता है वह सब जानता है। एक स्थान पर उसको दूसरे स्थान पर ला देना, जैसे गलत को उसको सही करना ही रिप्लेस, आप लोग समझिएगा। चिपको आंदोलन है, यह बात आप समझ गए। अब आइए दलित पैंथर्स क्या है, पैंथर्स क्या है, इसके बारे में भी समझिए। दलित पैंथर्स पर होने वाली अत्याचार का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के शिक्षित दलित नौजवान द्वारा 1972 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा दलित पैंथर। जानते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि वहां जो दलित पर जो अत्याचार हो रहा था, जो छूत का जो अत्याचार हो रहा था और तरह तरह का अत्याचार हो रहा था, उससे बचने के लिए सरकार के खिलाफ जो जन आंदोलन किया, उसके लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था दलित पैंथर्स। कब बनाया दलित पैंथर्स? 1972 ईस्वी में, याद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दलित पैंथर्स का? तो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, दलित पैंथर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइएगा, दलित पैंथर्स पर होने वाले अत्याचार का विरोध करना और छुआछूत और जाति प्रथा का समाप्त करना, भूमिहीन गरीब औद्योगिक मजदूरों का शोषण से बचाना। यह सब शोषण गरीबों की शोषण है प्यारे बच्चों, तो जनसंघर्ष तो होगा ही है। यह संघर्ष ऐसा है कि आजकल भी यह सब संघर्ष देखने को मिलता है।
यह जो तीनों संघर्ष है आज भी इतना डेवलप होने के बावजूद भी अभी यह जन संघर्ष देखने को आपको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। आगे आइए, जब दलित पैंथर्स जब जनसंघर्ष हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ यह भी हम लोग देखेंगे। कौन चीज का, जब देखिए 1972 में दलित पैंथर्स ने यह तीनों उद्देश्य के लिए जनसंघर्ष किया तो 1983 ईस्वी में देखिए 10 साल के 9 साल के बाद 11 साल के बाद 1983 ईस्वी में सरकार द्वारा एक व्यापक कानून के अंतर्गत दलित के अत्याचार करने वाले कठोर दंड का प्रावधान किया गया और दलित अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया। 1983 ईस्वी में कौन सा नियम पारित किया गया है सरकार ने? दलित पैंथर के कार्रवाई जन संघर्ष होने के बाद कि दलित अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में यह फैक्ट है, याद कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन 1980 से 90 के दशक के बीच हुआ था। इसका संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत था। 2011 में इसकी मृत्यु हो गई। महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु कब हुई? 2011 में हुई। यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली था। यह भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। इसका मांगे क्या थी भारतीय किसान यूनियन के? तो गन्ने एवं गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना है, कृषि से संबंधित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाना है, सस्ती दर पर गारंटी युक्त बिजली देना है, ऋण को माफी करना है, किसान के लिए पेंशन योजना की मांग की गई है। देखिए उस समय से ही किसान को पेंशन योजना की मांग किया जा रहा है, लेकिन आज तक किसान को पेंशन योजना नहीं मिला। यह भाजपा के सरकार में किसान को 2000 प्रति 4 महीना यानी एक वर्ष में 6,000 रुपया, यानी प्रत्येक महीना 500 रुपया दिया जाता है पीएम किसान योजना के तहत। तो एक तरह के आप इसको पेंशन मान सकते हैं, लेकिन पेंशन के रूप में इनको नहीं दिया जा रहा है। कब इसको बंद कर दिया जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यह बात आप जान रहे हैं। दलित पैंथर समझ गए, किसान की क्या क्या मांग थी आप बहुत सुंदर से समझ गए। यह सब मांग होना भी चाहिए। उसके बाद हम समझिए अभी तक इसमें से कुछ मांग माना है, अभी तक यह कि सबका मांग मान लिया गया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का जो इसका नेता मर भी गया, लेकिन अभी तक इसका मांग माना नहीं गया है। कुछ हद तक हुआ है सुधार। अब देखिए तारी विरोधी आंदोलन 1992 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1992 में जो तारी विरोधी आंदोलन हुआ उसके बारे में जनसंघर्ष पढ़ना है तो प्रतिस्पर्धा तो हम उदाहरण के साथ समझ लिए, तो जनसंघर्ष के भी तो हम तो पढ़ेंगे। देश में बहुत सारा जनसंघर्ष हुआ, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वह सब आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए। तो तारी विरोधी जनसंघर्ष कहिए आंदोलन क्या है तो आप लिख सकते हैं। तारी विरोधी आंदोलन का शुरुआत 1992 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर महीने में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव से हुआ था। बहुत सुंदर से याद रखेंगे। तारी विरोधी आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ था? दुबरगंटा। किस जिले से? नेल्लोर। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। किस महीना में? सितंबर से अक्टूबर महीना में। इस आंदोलन में 5000 गांव की महिला ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन का मुख्य नारा था तारी की बिक्री बंद करो। इस आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तारी की बिक्री बंद करो। ऐसे भी आप समझ रहे हैं तारी विरोधी आंदोलन तो तारी की बिक्री बंद करो का नारा ही था। इसमें 5000 गांव की महिला ने भाग लिया था, यानी समझिए कितना महिला होगा, बहुत सारा महिला होगा। आगे आइए हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1988 में हुआ था। उस समय हुआ था यह नर्मदा नदी पर हुआ था। नर्मदा नदी पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी कहां से गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 3 स्टेट से होकर गुजरती है। नर्मदा घाटी के परियोजना के अंतर्गत
के तहत कह सकते हैं। नर्मदा उसकी सहायक नदियों में 30 बड़े बांध और 135 मंझले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव था। देखिए जब इतना बांध बनेगा तो कितना बाढ़ आएगा, तो लोग तो हड़ताल उड़ताल करवे करेगा, लोग तो जन संघर्ष करवे करेगा। इस बांध के निर्माण में 245 गांव को डूबने की आशंका बढ़ गई थी और इतने गांवों को लगभग 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास का मुद्दा रखकर सरकार के विरोध आंदोलन खड़ा किया। तो आप मान लीजिए सब गांव डूबेगा तो सरकार तो उसको चाहिए ना 2.5 लाख लोगों को दूसरी जगह पुनर्वास करवा दे, उसको घर बनवा दे, उसको क्या जमीन दिलवा दे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तब ना उसको बनाना चाहिए। तो इसलिए वहां जनसंघर्ष हुआ था जिसका नाम रखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन 1988 में। इसका नेता मेघा पाटेकर था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन था? मेघा पाटेकर। यह सब याद रखेंगे, कब हुआ था? 1988 में। यह सब मुख्य मुद्दा है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखें तो बस एक लाइन में लिखिएगा। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वह 2-3 लिख दीजिए। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना, जो ऊंचाई कह रहा था उतना करेंगे, वह ऊंचाई को कम करना था। ये आंदोलन में कहता था आमजन कि सर आप उतना ऊंचाई करेंगे तो यहाँ बहुत घटना हो सकता है, तो उसको ऊंचाई को कम करना। विस्थापित परिवार को पुनर्वासित कर उचित मुआवजा देना, उसको दूसरी जगह घर देकर उसको जो मुआवजा होना चाहिए वह देना। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय कराना। पर्यावरण जो नुकसान हो रहा है, जो वृक्ष की कटाई होगा, जो गांव सब जलमग्न हो जाएगा, उससे सरकार से सुरक्षात्मक उपाय चाहता था। यह बहुत सुंदर यह परियोजना था, समझ गए। यह जो था आपका जन आंदोलन बहुत सुंदर था। यह उद्देश्य था, 2-3 उद्देश्य आप याद रख सकते हैं, बहुत सुंदर से याद। ये कोई कठिन चीज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप 2 बार तो देख के देखिए, सुन के देखिए, आपको ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाएगा कि बहुत सुंदर से हमने सर समझ गए होंगे। अब एक चीज को मैं बार बार बताऊं तो आपका भी समय जायद होगा और आपको समय नहीं मिलेगा। देखिए कहा भी जाता है कि कम पढ़ो लेकिन एक ही चीज के बार बार पढ़ो। जितना बार आप रिवाइज करेंगे कम ही आप बच्चा को देखिएगा अधिक से अधिक। दुनिया में कौन सब कुछ पढ़ के आया है भैया? जो कम पढ़ता है और सटीक चीज पढ़ता है वही अव्वल होता है इस धरती पर। इस संसार में आपको भी बिहार में अव्वल आना है, बिहार टॉपर बनना है, तो मैं कहता हूं इसी को 10 बार आप पढ़ लीजिए, चाहे कॉपी में नोट कीजिए एक बार और कॉपी को 10 बार 15 बार आप पढ़ डालिए। देखिए कैसे नहीं आपका सवाल बनेगा। लिख लिख के पढ़ डालिए मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ चीज कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन याद किया गया चीज आपको भुला सकते हैं, आप भुला सकते हैं, समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार। बहुत सुंदर है, इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार आंदोलन क्या है? यह अभी 2005 में लागू किया गया था। बहुत सुंदर योजना है, समझ गए। तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, देखिए सूचना का अधिकार होता क्या है? जो भी काम कर रहा है, थोड़ा सा हम आपको अपनी भाषा में समझा दे रहे हैं। जैसे सरकार की कोई योजना है, कोई सड़क बन गया है, कोई स्कूल बन गया है, तो आपको अधिकार है कुछ चीज छोड़कर, जैसे स्कूल बन रहा है कि कोई पदाधिकारी है वह महीना में क्या क्या काम किया है, जो भी सरकारी राशि का उठाव कर रहा है उससे आप सूचना पूछ सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत कि यह सड़क बनाने में कितना रुपया लगा, यह स्कूल बनाने में कितना रुपया लगा। आप कलेक्टर साहब हैं तो 1 महीना में आपने किन किन कार्यों का अंजाम दिया, यह सब पूछने के आम जनता का अधिकार दे दिया गया 2005 में। यही आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बड़ा हथियार है यह यदि अच्छी सुंदर से पढ़ लीजिएगा तो बड़े बड़े पदाधिकारी फंस जाता है, समझ गए। तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन कहा गया।
इसके अंतर्गत कई कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी, देखिए यहां दो बार हो गया, यहां आपको एक बार लिखना है। पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी हम किसी भी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते हैं। किसी भी विभाग से उसका विचार क्या है, उसका मंशा क्या है, वह नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जो तथ्य है वह सब उसको पूछ सकते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन 1990 में राजस्थान के दौसा जिला में एक अति पिछड़ा क्षेत्र भीम तहसील से शुरू सबसे पहले उठाई गई थी। देखिए राजस्थान से भीम गांव से दौसा जिला से शुरू हुआ था 1990 में, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार यह लिखा हुआ है, ऐसे आप लिखिएगा, सरकार से अपनी आंकड़े एवं वेतन भुगतान की उपलब्ध कराना था। सरकार क्या काम कर रहा था, कितना खर्च कर रहा था, कितना वेतन मिल रहा है, यह आंकड़ा मांग किया गया था राजस्थान में। ठीक है, 2005 में इस अधिनियम को संसद में उपस्थापित किया गया और 2005 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया और कानून बन गया। 2005 में सूचना, कई बार आपके बिहार बोर्ड ने पूछा है सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है, तो 2005 में। इसका सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या, तो आप लिखिएगा सरकार के सभी विभागों में कोई भी चीज जानकारी ले सकते हैं, बशर्ते वह कौन सी आधारित हो, वह फैक्ट के आधारित हो, बशर्ते वह कौन चीज का आधारित हो, वह तथ्यों के आधारित हो, और कोई उसका विचार नहीं ले सकते हैं कि आपका क्या मन है, क्या विचार है, यह नहीं ले सकते, बाकी सारा चीज ले सकते हैं। समझ गए, उससे सारा चीज मांग सकते हैं। पड़ोसी देश के बारे में हम लोग अब जनसंघर्ष देखेंगे, जैसे नेपाल के बारे में भी जनसंघर्ष देखेंगे। वहां भी आंदोलन बहुत हुआ, अभी भी हो रहा है, वर्तमान भी देख लीजिए, 2 दिन 4 दिन पहले भी वहां आंदोलन हुआ है, आए दिन वहां होते रहेगा, क्योंकि वहां भी स्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुआ है। समझिए, हुआ है लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद बोलिविया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका बांग्लादेश पड़ोसी देश है उसके बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका के साथ साथ हम राजनीतिक दल के प्राण क्यों कहा जाता है यह पढ़ लेंगे। उसके बाद राजनीतिक दल के क्या प्रकार होता है वह भी पढ़ेंगे। अभी है चैप्टर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज समाप्त करेंगे। 1 शॉट मतलब 1 शॉट होता है, ऐसा नहीं है कि हम 2 शॉट में करेंगे। समझिए, टाइम लगेगा। आपको हम मोटिवेशन किए हैं, एक बार फिर आपको मोटिवेशन दे देते हैं ताकि आपको प्रेरणा बना रहे। ऐसा नहीं हो कि आपका प्रेरणा समाप्त हो गया। हम आपको कुछ ही देर पहले बताए थे, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जो मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करता है उसको कभी भी हार नहीं होता है, चाहे उसका नसीब खराब हो, चाहे कुछ भी खराब हो, उसको कभी हार नहीं मिलता। उसी के साथ मैं नेपाल के बारे में हम पढ़ते हैं। नेपाल एक राजतांत्रिक देश था, है नहीं था, समझिए, वहां लोकतांत्रिक देश नहीं था, राजतांत्रिक देश था, राजा का शासन था। ठीक है, तो राजा कौन था? ज्ञानेंद्र राजा था वहां। ज्ञानेंद्र से पहले नेपाल का राजा वीरेंद्र था। ज्ञानेंद्र से भी पहले राजा कौन था? वीरेंद्र था, जिसकी हत्या करा दी गई। जिसकी हत्या होने के बाद ज्ञानेंद्र ने राजा बना। पहले राजा क्या था? वीरेंद्र, याद रखेंगे, वीरेंद्र था। उसके बाद इसका हत्या होने के बाद कौन बना? ज्ञानेंद्र बना। समझ गए, यह याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने वहां की तत्कालिक प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। अब यह क्या किया? प्रधानमंत्री हटा दिया और जनता के द्वारा निर्वाचित, यह देखिए निर्वाचित संवैधानिक सरकार को भंग कर दिया। जो जनता द्वारा निर्वाचित संविधान था, प्रधानमंत्री को हटाकर वह जो है संविधानों को भंग कर दिया। यह ज्ञानेंद्र देखिए कितना पागल है। और 2006 ईस्वी में वह आंदोलन शुरू हो गया। जब ऐसा किया तब
तो जिसका एकमात्र उद्देश्य शासन का बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना। यहां पूरा 2006 में आंदोलन हो गया कि यह जो आप राजा के हाथ में शासन का बागडोर है वह सब हटो और जनता के शासन जनता के हाथ में दो, यानी लोकतंत्र लागू करो। यानी कौन चीज लागू करो? लोकतंत्र लागू करने के लिए जनसंघर्ष होने लगा। उस समय राजा कौन था? ज्ञानेंद्र था। संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने मिलकर सप्तदलीय गठबंधन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना था। उसके बाद संसद के बड़े नेता ने मिलकर 7 दलीय गठबंधन बनाया और जिसका उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र स्थापित करना, यानी जनता के हाथ में सौंपना। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद जैसे ही यह सब लोग विरोध किया तो 2006 में लोकतंत्र फिर से बहाल हो गया। तो अब देखिए, जब जनसंघर्ष हुआ तो यहां देखिए लोकतंत्र हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा ही नेपाल का कहानी है, यह समझ लीजिए। वहां राजतांत्रिक था। पहला राजा कौन था? वीरेंद्र। उसके बाद ज्ञानेंद्र आया। ज्ञानेंद्र क्या हुआ? प्रधानमंत्री के हटाकर पूरे शासन अपने हाथ ले लिया। तो लोग ने विद्रोह किया कि जनता के हाथ में अपना शासन सौंपो, राजा का बागडोर खत्म किया। तो संसद में सभी बड़े नेता ने मिलकर 7 दलीय गठबंधन बनाया और 2006 में लोकतांत्रिक नेपाल की स्थापना कर दी। वहां लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? 2006 में हुआ नेपाल में। इतना बात आप याद रखेंगे। अब बोलिविया एक देश है, यहां भी जनसंघर्ष हुआ था। यहां भी पानी के कारण हुआ था। यहां देखेंगे जनसंघर्ष का कारण था पानी की कीमतों में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि हो गया। तो बोलिविया दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका डायरेक्ट भूमध्य रेखा के पास है। तो वहां लोग काला इसलिए होता है कि सालों भर गर्मी होता है, वहां पानी की समस्या है। समझ गए? जिस प्रकार से राजस्थान आप देख लीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका एक गरीब देश है। बोलिविया में नगर पालिका के द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही थी। बाद में नगर पालिका ने यह जिम्मेवारी कोच बंबा शहर में एक कंपनी को सौंप दिया, जिसे पानी की कीमतों में 4% वृद्धि हो गई। 4 गुना वृद्धि हो गई। जो 100 जैसे 10 रुपया लीटर था तो वह 4 गुना कर दीजिएगा तो 40 रुपया लीटर वह पानी हो गया। इसलिए लोग वहां बोलिविया में जनसंघर्ष किया और उसका परिणाम क्या हुआ? लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अपना आदेश वापस लेना पड़ा। यह जो कंपनी को दिया गया था कि पानी का वितरण करने के लिए, यह वापस ले लिया और सरकार स्वयं बांटना स्टार्ट कर लिया। यही था बोलिविया का जनसंघर्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे बांग्लादेश में जो जनसंघर्ष हुआ था, बहुत बड़ा जनसंघर्ष हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 2 स्लाइड में। बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। यहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन हुआ। कहां? बांग्लादेश, अपन पड़ोसी देश, पश्चिम बंगाल के बगल में है। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? याद रखेंगे 1971 में। ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को अलग हुआ। पहले जो है यह पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान था इस साइड का। इस साइड को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। नहीं, ये जो पाकिस्तान ओरिजिनल है इसको पश्चिमी पाकिस्तान है। जो बांग्लादेश था वह पूर्वी पाकिस्तान था। समझ गए? तो यहां इससे पाकिस्तान से आजाद कब हुआ? स्वतंत्र 1971 में 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। अलग होने के लिए भारत, यहां लिए ऐसे होगा प्यारे बच्चों, भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। भारत ने खुलकर बांग्लादेश को सपोर्ट किया। अलग होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपति बने सबसे पहले 1971 में। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने संसदीय शासन को हटाकर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दे दी, जिसे आवामी लीग पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। मात्र एक ही दल वहां बचा, बाकी सभी राजनीतिक दल को वहां समाप्त कर दिया गया। समझ गए? अध्यक्षीय शासन लागू किया। यही था बांग्लादेश का जनसंघर्ष। और जनसंघर्ष क्या था? यह जब आजाद हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? 15 अगस्त 1975 ईस्वी को तत्कालिक सेनाध्यक्ष जनरल जिया उर रहमान के द्वारा सैन्य शासन कायम कर लिया गया और राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। अब देखिए 1971 में इन्होंने आजाद ही हुआ। 4 वर्ष के बाद से यहाँ सैनिक शासन लागू हो गया जिया उर रहमान के द्वारा और से राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया। ठीक है।
तो निष्कर्ष क्या हो निकला इसका, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हेतु वहां के जनता ने लंबी लड़ाई लड़ी और 23 दिसंबर 2008 को देखिए ना 25/8 यानी 33 वर्ष तक जनसंघर्ष हुआ और 2008 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ। एक के बाद 2008 में चुनाव हुआ और शेख हसीना अवामी दल के वहां के प्रधानमंत्री बनी, यानी 33 वर्ष वहां जनसंघर्ष यानी प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र में चला, तब वहां जाकर सरकार की स्थापना हुआ। यह भी आप लोग समझ गए होंगे। श्रीलंका देख लेते हैं, पहला चैप्टर में भी श्रीलंका देखे थे, यहां भी हम लोग श्रीलंका को देख लेंगे। यहां भी 2 स्लाइड में हम लोग देखेंगे, है तो एक ही स्लाइड, लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ गए। श्रीलंका के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश दाफ्ता से मुक्ति हुई। श्रीलंका आजाद कब हुआ? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। इससे इंग्लैंड से जिसका आजादी आपको मिला यानी हम लोगों को मिला, इंडिया को मिला 15 अगस्त 1947 में, उसको 48 में मिला, 1 साल के बाद मिला। होने के बाद श्रीलंका में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई, परंतु वहां के बहुसंख्यक सिंहलियों ने अल्पसंख्यक तमिल के सारे अधिकारों को वंचित कर दिया। फलता क्या हुआ, वो प्रभाकर के नेतृत्व में 1976 में लिट्टे की स्थापना हुई और गृह युद्ध आरंभ हो गया। 2009 में प्रभाकर की मृत्यु के बाद श्रीलंका में शांति कायम हुआ, परंतु इस समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब तमिल को भी श्रीलंका में सत्ता का समुचित भागीदारी दिया जाएगा। अभी तक तमिल को समुचित भागीदारी नहीं दिया गया है, सिर्फ सिंहलियों जाति का भागीदारी है, जिसके कारण श्रीलंका दिनों दिन गरीब होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी वहां नहीं है। वहां समाज टूट रहा है, बार बार युद्ध हो रहा है, तो उसमें सरकार को तो हानि होगा ही है, तो देश का हानि होता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है वहां, यह सब पढ़ चुके हैं। जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो अपने पक्ष में उत्तर दें। देखिए ये अपना भाषा में उत्तर देना है, यह एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो यह आप बहुत सुंदर से देंगे कि जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, जरूर होता है। क्या जनसंघर्ष नहीं होता तो नेपाल में क्या राजशाही तंत्र समाप्त होता? नहीं होता। क्या जनसंघर्ष नहीं होता तो क्या यहाँ जो है यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ क्या कहते हैं बांग्लादेश में आजाद हो पाता? क्या जनसंघर्ष नहीं होता है तो यहाँ बोलीविया में पानी की संकट दूर होता? तो जनसंघर्ष जरूरी है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो वही लिखेंगे जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं मैं। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र को गला घोटने का प्रयास किया, परंतु उसके विरोध में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक व्यापक जनसंघर्ष प्रारंभ हुआ और अंततः इंदिरा गांधी के आपातकाल समाप्त करना पड़ा। देखिए जनसंघर्ष अगर जयप्रकाश नारायण नहीं करते, छात्र आंदोलन नहीं करते, तो ये क्या यह होता? नहीं होता। इसलिए जनसंघर्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। भारत में चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन आदि अनेक जनसंघर्ष हुए। इससे आंदोलन के कारण सरकार को अपने लोकतांत्रिक निर्णय को वापस लेना पड़ा, जिसके भारत से लोकतंत्र से की जड़ें को मजबूत हुई है, जिससे भारत में लोकतंत्र की जड़ क्या हो गई? मजबूत हुई है। नहीं तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आरटीआई नहीं था। तो भारत के अलावा नेपाल, बोलीविया, बांग्लादेश और श्रीलंका आदि देशों में जनसंघर्ष हुआ है। इन जनसंघर्षों के कारण इन देशों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनसंघर्ष द्वारा किसी देश के सद्दे में सरकार को तानाशाही होने एवं मनमाना निर्णय लेने से रोका जाता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या यह बात समझ में आया? हम कहते हैं आपको बहुत सुंदर से समझ में आया होगा। सिर्फ कंसंट्रेट होकर आप देख रहे होंगे तब, ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तब। अब थोड़ा सा तेजी हम इसलिए कर देते हैं लास्ट में कि आपका समय कम लगे,
आपका समय का बचत हो और कम समय में आपका कोई भी चीज नहीं छूटे, इसलिए थोड़ा सा हम तेजी लास्ट में कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ छोड़ता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। आगे हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है हम पढ़ चुके हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र को प्राण कहा जाता है, यह भी पढ़ चुके हैं। यह थोड़ा सा फैक्ट देखते हुए हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखेंगे बहुत सुंदर सा जो पूछा जाता है। राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति समूह से है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करे। लिए में देखिए हर्षिकार होगा। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है, जैसे चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना। यह तो हम चैप्टर के शुरू में ही पढ़ चुके थे, लेकिन यहां से कुछ फैक्ट है याद रखेंगे। राजनीतिक दल का शुरुआत 28 दिसंबर 1985 से कांग्रेस की स्थापना से हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 से माना जाता है। सबसे पहली राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है थे, जो ब्रिटिश अधिकारी से, दो ब्रिटिश का अधिकारी थे, पदाधिकारी थे। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वही तो सबको गुलाम करके रखा हुआ है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हुई थी, यहां भी क्रांति हुआ था। उसके बाद राजनीतिक दल की स्थापना किया गया। अब वही क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? इसको आपको बहुत सुंदर से 2 स्लाइड में आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दल का प्रकार देखें। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि, ऐसे ही रोमन में आप 1-2 करके लिखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से प्रदान करता है। इसके बगैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल संचालन संभव नहीं है। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो क्या इसका लोकतंत्र का सफल संचालन होगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए यह प्राण है। प्राण निकल जाएगा किसी के शरीर से तो उसका शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको संज्ञा दिया गया है। राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता आम जनता के समस्याओं को दूर करने के जनमत का निर्माण करता है, उससे पूछताछ करता है। राजनीतिक दल उससे इकट्ठा करता है क्या समस्या है। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने और बहुमत पाकर सरकार बनने अथवा विपक्ष में बैठने का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। समझ गए? इतना बात आप जान रहे हैं, इसलिए इसका प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल किसी क्षेत्र, जाति, धर्म अथवा लिंग होगा, लिंग की समस्या को जगह पूरी समस्या को पूरे देश के सामूहिक समस्या को उठाते हैं। पूरी देश की समस्या को उठाते हैं। यह सेंटेंस बना लेंगे, पूरी देश की समस्या को उठाते हैं, उनका समुचित समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल इसलिए जरूरी है। राजनीतिक दल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अभाव में अलावा लिख दीजिएगा, अभाव ही लिखिए, बढ़िया लग रहा है। निर्दलीय सदस्यों द्वारा बनाई गई नीतियां पूरे राष्ट्र की जगह उसके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित होंगे। ऐसे स्थिति में देश के समुचित विकास नहीं हो पाएगा और देश में एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बहुत सुंदर से आप समझ सकते हैं। राजनीतिक दल का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक दल का राष्ट्रीय एक प्रकार है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होता है, और भी होता है स्थानीय स्तर पर, लेकिन उसको हम लोग हो सकता है स्किप कर देंगे। समझ गए? तो यह सब हम लोग पढ़े हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय यह नहीं पढ़े हैं तो आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इसके लिए कुछ कैटेगरी है, यह पूछा गया सवाल है, इसको आप बहुत सुंदर से पढ़ सकते हैं, लाजवाब तरीके से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, 1 सेकेंड के हम समय लेंगे, 1 मिनट का पानी पी लेते हैं।
बोलते बोलते गला बैठ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए आपको लिखा हुआ है बहुत आसान शब्दों में, वो ऐसे राजनीतिक दल जिसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में हो, मतलब पूरे देश में प्रभाव हो, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। समझ गए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा या लोकसभा में चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों को 6% प्राप्त करना तथा लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय होना। तो देखिए आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, तो बहुत छोटा चीज में लिख सकते हैं, वैसा राजनीतिक दल जो पूरे राष्ट्र में हो, पूरे राष्ट्र जिसका प्रभाव पूरे देश में हो या पूरे राष्ट्र में हो, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त बनने के लिए किसी भी राज्य या विधानसभा हो या लोकसभा में कम से कम 4 राज्यों में कुल सीटों का वैध मतों का 6% वोट होना चाहिए, अर्थात तथा 6% वोट होना चाहिए। देखिए 4 राज्य की बात कर रहा है, 4 तभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल आपका बन पाएगा, नहीं तो क्षेत्रीय ही बनकर रह जाएगा। 4 राज्यों में डाले गए कुल मतों का 6% आपको प्राप्त करना है और लोकसभा में कम से कम 4 सीट प्राप्त करना है, 4 सांसद आपका रहना चाहिए, तभी आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकता है। ये आपका कैटेगरी है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल क्या होता है या देख लीजिए। इसका उत्तर भी वैसे राजनीतिक दल जिसका प्रभाव किसी एक राज्य में हो, पूरे देश में हो तो राष्ट्रीय, एक राज्य में हो तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कहता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य सरकार राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल मतों का 6% प्राप्त होना चाहिए। यहाँ 4 राज्य की बात नहीं है, एक ही राज्य की बात है कि 6% होना चाहिए और राज्य विधानसभा की कम से कम 3 सीटों पर विजयी होना चाहिए, कम से कम 3 विधायक होना चाहिए और 6% कुल वैध मतों का उसको आना चाहिए। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा तथा चुनाव चिन्ह का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। आप कहेगा कि इसका चुनाव चिन्ह राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को कौन देता है, तो भारतीय चुनाव आयोग। राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय जनता दल को कौन देता है, तो वही देता है सब भारतीय निर्वाचन आयोग भी देता है, इंडियन इलेक्शन कमीशन ही देता है, दूसरा नहीं देता है, इतना याद रखेंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय की मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड को लिखें, अभी पढ़ चुके हैं उसी को लिख देंगे। इसका भारतीय निर्वाचन आयोग इसका मान्यता प्रदान करता है। देखो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, इसके निम्नलिखित मापदंड है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा अथवा लोकसभा में के चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना तथा लोकसभा में कम से कम 4 सीट पर विजय होना चाहिए। अभी पढ़े थे वही, सेम चीज यहां लिख देंगे। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को विधानसभा या लोकसभा में चुनावों में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% तथा राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटों पर विजयी होना चाहिए। कम से कम कितना प्रतिशत सीट पर? 3% सीट पर विजयी होना चाहिए। यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3% सीट लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रतिशत नहीं बोल पाए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 3%, 3 सीट ही नहीं 3% सीटों पर विजयी होना चाहिए। यहाँ 243 बिहार में है तो यहाँ 3% सीट आप गुना कर लीजिए 3% से, तो बताइए आपका कितना हो जाएगा। तो 3%, 1%, 2 हुआ, यानी 6-7 सीट पर लगभग विजयी होना चाहिए, तभी आपका होगा। समझ गए? इतना बात याद रहना चाहिए आपको। समझ गए? चलिए आगे।
आगे हम कहेंगे स्वतंत्र राजनीतिक गठबंधन कौन होता है। स्वतंत्र राजनीतिक गठबंधन कौन होता है, कैसा होता है, वह आप समझ लीजिए। किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर जब एक से अधिक राजनीतिक संगठन एक संयुक्त राजनीतिक गठबंधन गठित करते हैं तो उसे स्वतंत्र राजनीतिक गठबंधन कहते हैं। स्वतंत्र राजनीतिक गठबंधन का उद्देश्य चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने की जगह किसी राजनीतिक समस्या का समाधान करना होता है। यह जो है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन तब बनाया जाता है जब कोई समस्या का समाधान करना होता है, जब कोई कानून बनाना रहता है, तो यह सभी राजनीतिक दल एक जगह बैठकर विचार करते हैं। समझ गए, यही है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, अभी हम आपको पिछले बताए थे, फिर से हम बता रहे हैं। वैसे राजनीतिक दल जिनका प्रभाव पूरे राष्ट्र या पूरे देश में हो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में निम्नलिखित 6 राजनीतिक दल, कितना राजनीतिक दल है, 6 राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त किया गया है, याद कर लेंगे आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया जिसको भाजपा कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी हो गया, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी हो गया। यह 6 पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे और याद भी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते एक बार आप नोट देख के बना लेंगे तब। आगे आइए, राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है यह हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित के लिख देंगे, राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य है। 2 नंबर का पूछेगा 2 लिखिएगा, अगर 5 नंबर का पूछेगा तो 5 लिखिएगा। तो हम तो यहाँ तो बहुत लिख दिए, 8 लिख दिए। देखिए, इसका निम्नलिखित कार्य है, राजनीतिक दल का निम्नलिखित कार्य है, नीतियों एवं कार्यक्रम का तय करना, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का काम करना, दोनों का कड़ी का काम करना, शासन का संचालन करना, चुनाव का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, दलीय कार्य, गैर राजनीतिक कार्य, सब कुछ कार्य इसी का होता है। कम से कम 5 आप लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे। किस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। जनता और सरकार के बीच कौन सी कड़ी का काम करता है, जरूर हम कह सकते हैं। यदि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो जनता को समस्या को पहुंचाएगा कौन, सरकार के पास, तो राजनीतिक दल ही पहुंचाएगा। इसीलिए कह सकते हैं राजनीतिक दल जनता के भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है, चेन का काम करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यदि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो जनता को क्या समस्या है, सरकार तो आग देखती नहीं है, तो कैसे जानेगा। तो जो सरकार योजना चलाती है वो जनता तक पहुंचाता है, जो जनता की समस्या है सरकार तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दल का होता है। अभी हम कार्य में भी वही पढ़े थे, समझ गए। आगे आइए, कार्य में भी पढ़े थे, आप कहिएगा। देखिए, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता यानी कड़ी का काम करता है। क्या करता है, कड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे आइए। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल के कार्यों को लिखें। पढ़ चुके हैं, फिर से लिख देंगे। यह दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा, यह 2 स्लाइड में होगा, देख लीजिए 2 स्लाइड में है। यह आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा, क्या काम है उसी चीज को लिख देंगे। देखिए, राजनीतिक दल का निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। राजनीतिक दल देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं से आम जनता को परिचित कराते हैं और जनता को जागरूक भी करते हैं। कितना सुंदर लिखा हुआ है, समझिए। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम तय करते हैं और उसके आधार पर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित भी करने का भी प्रयास करते हैं। ये लोग चुनाव के समय राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और बहुमत पाकर सरकार बनाते हैं अथवा विपक्ष में बैठकर सरकार की गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। अगर जो विपक्ष की भी होना बहुत जरूरी है, अगर तेजस्वी यादव नहीं रहेगा तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकता है, इसलिए विपक्ष की भी होना जरूरी है कि जाकर देखें कि जो सरकार में है वह गलत काम नहीं कर रहा है। ठीक है, राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का मध्यस्थ यानी कड़ी का भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जनता के असंतोष को रचनात्मक रूप प्रदान करते हैं, जिसे वह असंतोष हिंसात्मक होने से बच जाता है, लड़ाई झगड़ा होने से बच जाता है। राजनीतिक दल इसलिए प्राण कहा जाता है लोकतंत्र में।
समझ गए। राजनीतिक दल का राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या है, देश के विकास में क्या योगदान है, वह हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक दल का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या क्या योगदान है, देखिए राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार के योगदान करते हैं, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो लिखिएगा राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास यानी देश के विकास यानी राष्ट्र के विकास में निम्नलिखित योगदान करते हैं। जैसे राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। लोग को क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, वह सब दिलाने का काम भी करता है और जागरूक भी करता है। राजनीतिक दल लोगों को जागरूक बनाते हैं, परिणाम स्वरूप सरकार वैसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होती है जिससे राष्ट्र का विकास हो, सरकार भी बाध्य हो जाती है। समझ गए। तो राजनीतिक दल बहुत बड़ा योगदान रखता है। राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को एकता की भावना को होना भी आवश्यक है। राजनीतिक दलों में अलग अलग क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग के लोग सदस्य बनते हैं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल पूरे देश में एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश में विभिन्न समस्याओं को शांतिपूर्ण हल ढूंढने में मदद करते हैं। क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग वहां रहता है राजनीतिक दल में, तो सभी अपना अपना जाति धर्म के लोग की समस्या की बात बताता है। तो वहां तो समस्या, महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो सांप्रदायिक घटना है, जो हिंसा जो होना चाहिए, वह सब रुकता है। राष्ट्रीय विकास के लिए जब रुकेगा तो राष्ट्र का विकास होगा, देश के विकास होगा। जब लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होगा तो कह सकते हैं राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व भी जरूरी है। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाते हैं और देश में राजनीतिक स्थायित्व कायम रखते हैं। राजनीति स्थायित्व के कारण प्रगतिशील और दूरगामी नीति बनाना आसान हो जाता है, जिससे राष्ट्र के विकास होता है। जिससे क्या होता है, राष्ट्र के विकास होता है। आप इतना चीज लिख देते हैं तो काफी है, बहुत लंबा लंबा लिख दिए हैं, दीर्घोत्तरीय में भी काफी है। समझ गए। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौती क्या है, आप देखिए समस्या क्या आता है। चुनौती मतलब हम यहाँ समस्या की चर्चा करेंगे। इसका कार्य तो देख लिए, तो समस्या भी होता है तो लिखेंगे निम्नलिखित चुनौतियां हैं, यानी निम्नलिखित समस्या है। क्या है, देखिए क करके लिखिएगा, चाहे रोमन में लिखिएगा। आंतरिक लोकतंत्र की कमी होता है, वंशवाद होता है, सिद्धांतहीनता की कमी होती है, नैतिक नेतृत्व की कमी होता है। नेतृत्व यहाँ गलत लिखा हो, नेतृत्व ऐसे लिखेंगे, नेतृत्व की कमी संकट होता है। आपराधिक का प्रभाव होता है, अवसरवादी गठबंधन होता है। देखिए यह सब समस्या होता है। यह लोग क्या होता है, एक राजनीतिक दल में घुसता है, उसका वंश के सोचता है, सारा वंश को हम लोग जिसको परिवारवाद आप कहते हैं घुसा लेता है। यह सिद्धांत की कमी होता है, उसका जो नेतृत्व करने वाला कुछ नेता की कमी होता है। तो यह सब कारण, यह सब इसमें राजनीतिक दल में भी कुछ चुनौतियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है। समझ गए। आगे आइए, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय बतावे। राजनीतिक दल अच्छा कैसे बनेगा उसको हम लोग उपाय देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना स्लाइड बचा हुआ, 3, बस यही लास्ट है आपका लग रहा है। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन होगा। यह भारत में प्रमुख राजनीतिक दल जो हम पढ़े थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपका मात्र 3-4 क्वेश्चन है, आपका 4 इस लगाकर 4 सवाल है और 4 चीज समझना है, पूरी तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है, 1 घंटा 35 मिनट हुआ है। और आप सफिशियंट है, 2 घंटा पौने 2 घंटा तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 शॉट है तो पानी पीकर भी पढ़ सकते हैं। हम देखते कितना बोल रहे हैं, बोलते हुए आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए। अब बीच बीच में कहानी इसलिए नहीं आ रहा है कि 1 शॉट होता है। मैं अपने बच्चे को भी 10 क्लास में, 5 क्लास में, 3 क्लास में समाप्त करता हूं, लेकिन वहां तो रेगुलर क्लास होता है। अभी हमारे पास रेगुलर यह सब करने लगेंगे तो मेरा तो ऑफलाइन कोचिंग बंद हो जाएगा। समझ गए। तो इसमें जितना भी फैक्ट डाल रहे हैं हम हमेशा बताएंगे, इतना ही बातें बताएंगे, लेकिन इसमें फालतू की बात बहुत चीज घुसाया जाता है, जैसे अन्य चैनल वाले लोग करते हैं कि इसी को 5 वीडियो 7 वीडियो में बनाकर देते हैं। समझ गए। तो हम 2 वीडियो को बराबर हम समझिए बनाते हैं, 1 वीडियो उतना बड़ा होता है।
देखिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली मतलब अच्छे बनाने के क्या क्या उपाय है, लिखिए। दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दल बदल कानून लागू होने से जो है इसका प्रभाव बढ़ेगा, इसका अच्छा होगा। राजनीतिक दल में दल बदल कानून बढ़ने से इसको भ्रष्ट कम हो जाएगा। यह कानून विधायकों और सांसद पर लागू होता है ताकि कोई भी विधायक सांसद चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में न जाए, तो दल बदल नहीं कर सके, समझ गए। नगर पालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए न्यायपालिका नगर पालिका सॉरी बच्चों, इसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि न्यायपालिका को हम लोग नगर पालिका पढ़ दिए हैं। थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और न्यायपालिका के आदेश को पालन करना चाहिए और इसीलिए अपराधियों को बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया और ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक दिया जिस पर गंभीर किस्म के अपराधी का आरोप है। जिस पर आरोप गंभीर है ने उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसको खड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वह लोकतंत्र में राजनीतिक दल में प्रभाव बना सके। राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। चुनाव में महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, साथ ही चुनाव में खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाए, समझ गए, तभी ठीक रहेगा। यह राजनीतिक दल एवं सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यह सब तीनों बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो राजनीतिक दल प्रभावी। दल बदल कानून क्या है तो ये भी हम बता भी दिए हैं। फिर से किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कानून कहलाता और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। तो देखिए दल बदल होता क्या, जैसे अभी राजद के सरकार में चाहे भाजपा के सरकार में है, वह राजद में चल गया, भाजपा से जीता और राजद में चल गया, राजद से जीता जदयू में चल गया, इसी को हम लोग कहते हैं दल बदल कानून। इस पर कानून भी बनाया गया है, समझ गए। इसका कुछ कैटेगरी भी है, इसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है। ऐसा नहीं है आप चल जाइएगा तो आपको सदस्यता ही रद्द हो जाएगा, समझ गए। तो विधायक है तो विधायक का पद ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के उसमें जाया जाता है। कुछ नियम है, उस नियम को पालन अगर कर रहे हैं तब जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दबाव समूह से आप क्या समझते हैं और यह सरकार को प्रभावित कर किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी में भाग होता है, यह पिछले चैप्टर में भी बताए थे और इस चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के बता देते। वैसे व्यक्ति जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से काम करता आपस में उलझा रहता है जिसे दबाव समूह कहते हैं। सरकार से लाभ हमेशा चाहता है। दबाव समूह सामाजिक विभाजन भी करता है, जाति धर्म के आधार पर उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को सत्ता की साझेदारी पहचान नहीं मिलती है फिर भी सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है, या खुद चुनाव में नहीं लड़ता और न ही प्रत्याशी रूप से खड़ा होता है, फिर भी राजनीतिक बल और सरकार के प्रभावित कर देता है, जिससे देश के विकास में रुकावट पैदा होता है। यह बहुत खराब चीज है। दबाव समूह समझिए सरकार के दबाव बनाकर स्वयं के लाभ के लिए वह उद्देश्य से कार्य करती है। भारत में प्रमुख राजनीतिक दल के बारे में पढ़िए और पूरा चैप्टर आपको समाप्त करिए। देखिए भारतीय यह 6 प्रकार के दल बताए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह सब दल जो है कुछ राज्य स्तरीय है, कुछ राष्ट्रीय दल है, सबके बारे में कुछ कुछ पढ़ लीजिए, बस खेल खत्म। देखिए सबसे पहले इसी का स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज में आजादी से पूर्व एओ हुम जो अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। इसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के रूप में जाना जाता है। इसको कांग्रेस को यूपीए जाना जाता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहां से आप कांग्रेस के बारे में पूछे तो आप यह याद रखेंगे इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना एओ हुम ने किया था। इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। किसी जगह पर हुआ था? गोकुल दास संस्कृत तेज प्रताप कॉलेज में हुआ था। यह 4 फैक्ट है ऑब्जेक्टिव का, याद रखेंगे, बहुत सुंदर से यह आपको पूछा जाता है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में 1980 में स्थापना हुआ था।
इसीलिए हम जनता पार्टी जो था 1976 में जो सरकार बना था 1977 में मोरारजी देसाई, वह अलग पार्टी था, ठीक है, यह भाजपा है, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य आधुनिक भारत का निर्माण करना है। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी भी वर्तमान में 2014 से लगातार आपका प्रधानमंत्री बना हुआ है 2025 तक। आगे देखिए क्या होता है, समझ गए, यह जनता पार्टी है, यह बात समझे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में, यानी सीपीआई इसको कहते हैं, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में। कम से कम इसका स्थापना याद रखिएगा, और कौन स्थापना किया है, S.A. डांगो की प्रयत्न से हुआ इसका स्थापना। S.A. डांगो सीपीआई की स्थापना। यह पार्टी संप्रदायवादी का विरोध करती है और मजदूरों को हितों में रक्षा करती है। या मजदूरों के हितों में कौन पार्टी रक्षा करती है, तो सीपीआई, याद रखेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 1964 ईस्वी में एक मार्क्सवादी दल का विभाजन हुआ था और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का उदय हुआ। इसके प्रमुख नेता ज्योति बसु थे। यह दल धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समर्थन करता है। इसका नेता देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का 1964 में हुआ। इसका नेता ज्योति बसु है, मार्क्सवादी पार्टी का ज्योति बसु है। कम्युनिस्ट पार्टी का कौन है, S.A. डांगो है। थोड़ा सा यह सब याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुजन समाज पार्टी, यह ममता बनर्जी की पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी नहीं, सॉरी बच्चों, यह उत्तर प्रदेश में अखिलेश का पार्टी है। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में काशीराम ने किया था। इसकी स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने किया था। कब किया था, 1984 में। इसको स्थापना किससे हुआ था, तो आप कहेंगे यह अल्पसंख्यक पिछले एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ से किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय मूल के निवासी को मुद्दे पर 1999 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से में विभाजन होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ। इसके नेता शरद पवार थे। इसके नेता कौन थे, शरद पवार। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यह कांग्रेस पार्टी अलग है, समझ गए। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में 1997 ईस्वी में जनता पार्टी से अलग होकर इस पार्टी का गठन हुआ था। यह पार्टी समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। लालू जी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल यानी जदयू, राजद करते हैं, जदयू नहीं कहेंगे, जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार का पार्टी है। 1999 ईस्वी में जनता दल में से विभाजित होकर शरद पवार के नेतृत्व में पुनः जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई। वर्तमान में इसका अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी, वर्ष 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों एवं पिछड़े अल्पसंख्यकों को विकास करना था। यह सब याद कर सकते हैं, 2-3 फैक्ट, कौन स्थापना किया, कब स्थापना हुआ, सभी राजनीतिक दल। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, ये है अखिलेश यादव का, समझ गए, ये है सुप्रीम कोर्ट। यह अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी नहीं है, यह ममता का ही पार्टी, ठीक है। ठीक है, आ गया ये। तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। यह दल राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियों की स्थापना पर बल देता है और बहुदेशीय कंपनी को विरोध करता है। जो विदेशी कंपनी है उसका विरोध कौन करता है, समाजवादी पार्टी करता है। अब आगे देखिए, योगी आदित्यनाथ पूर्व से उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की सत्ता कायम थी। इस योगी आदित्यनाथ अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री है और इससे पहले कौन थे, अखिलेश यादव इसके सत्ता सवारी थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में बिहार में हुआ था। नोट इसलिए लिख दिए कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होने के बाद यह पार्टी झारखंड में चला गया। यह पार्टी कहां चला गया, झारखंड में चला गया।
बिहार में नहीं रहा। इसी के साथ यह पूरा वीडियो चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर लोकतंत्र में उपलब्धि क्या क्या होता है यह पढ़ेंगे और यह चैप्टर आपका बहुत सुंदर से समाप्त हो गया। आपका बुक का लगभग 60% भाग समाप्त हो गया। ये नागरिक शास्त्र का मात्र और मात्र 3 वीडियो में। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी प्रेरित मिलते रहे और मैं आपके लिए दिनों रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट ला सकूं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।